दो चार्ज अगर पास पास रखे गए हैं, चाहे वो दोनों लाइक चार्जेस हों या अनलाइक चार्जेस हों, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अगर लाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में, चाहे लाइक हो चाहे अनलाइक, इनके बीच में फोर्स काम करता है, फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो आज हम इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए एक लॉ पढ़ेंगे, जिसकी हेल्प से हम उस फोर्स के लिए फार्मूला डेराइव करेंगे। और वो फार्मूला एक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्स, जो फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कूलम्स लॉ को, अपने नाम पर ही एक लॉ को उन्होंने डेराइव किया, और उन्होंने ये बताया कि अगर दो चार्ज स्पेस में हैं, अगर बीच में कोई मीडियम है या नहीं है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है, चाहे रिपल्सिव नेचर का हो चाहे अट्रैक्टिव नेचर का, जो फोर्स है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने फार्मूला डेराइव किया। 1785 में उन्होंने क्या किया, एक डिवाइस यूज़ किया जिसको कहते हैं टॉर्सन बैलेंस। ठीक है, टॉर्सन बैलेंस। टॉर्सन बैलेंस एक ऐसी डिवाइस है जिससे दो चार्ज के बीच में फोर्स को मेज़र किया जा सकता है इसकी हेल्प से। तो ये डिवाइस उन्होंने यूज़ किया। टॉर्सन बैलेंस की हेल्प से इन्होंने दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसके लिए उन्होंने फार्मूला डेराइव किया। उन्होंने क्या किया, दो चार्ज को, दो छोटे छोटे चार्ज को, सपोज दैट एक Q1 है और यहाँ पर दूसरा जो चार्ज है वो Q2 है। दो छोटे स्मॉल स्फेयर्स हैं, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिला देते हैं, स्फेयर के सेंटर से, Q1 और Q2। इनके बीच की डिस्टेंस सपोज दैट R है, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव नेचर का है, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। ये वाला चार्ज इसको इधर भगाएगा, मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस साइड में लगेगा। ठीक है, दूसरे की वजह से पहले पर जो फोर्स लगेगा वो इस साइड में लगेगा। इस फोर्स को हम लिख सकते हैं कि पहले पर लगने वाला फोर्स, पहले चार्ज पर लगने वाला फोर्स दूसरे चार्ज की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर दूसरे वाले चार्ज पर, Q2 चार्ज पर पहले वाले चार्ज की वजह से लगेगा, और दोनों सिमिलर नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये चार्ज इसको इधर की तरफ ढकेलेगा, धक्का देगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स तो वेक्टर होता ही है, तो ऊपर हमने बार लगाया है ताकि ये पता चल पाए कि जो फोर्स है वो अपना वेक्टर है, और वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो फोर्स है दूसरे चार्ज पर पहले की वजह से लगने वाला फोर्स है। दोनों फोर्स हमने देखा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये दोनों जो है कितने डिग्री पर है, 180 डिग्री पर अपोजिटली डायरेक्टेड है। फोर्स तो लगेगा ही, पक्का रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें कि ये जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से इस पर या फिर इसकी वजह से इस पर, वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसको कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास चार्ज दिया गया है, अगर हमारे पास डिस्टेंस दी गई है दोनों चार्ज के बीच में, दोनों जो स्फेयर हैं, स्मॉल स्फेयर्स, और दोनों पॉइंट चार्ज कह सकते हैं आप, दोनों पॉइंट चार्ज जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस भी दी गई है, ये चार्जेस दिए गए हैं, तो कैसे हम इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए कूलम्स भाई साहब ने क्या किया, टॉर्सन बैलेंस का यूज़ किया। पहली बात उन्होंने देखा कि भाई जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, ठीक है, वो दोनों जो चार्जेस हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने टॉर्सन बैलेंस को यूज़ करके ये कंक्लूड किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बाद ये डिसाइड हुआ, ये ऑब्जर्व किया, यही जो फोर्स है, चाहे रिपल्सिव नेचर का हो चाहे अट्रैक्टिव नेचर का हो, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इन दोनों बातों को अगर मिलाया जाए, उन्होंने इन दोनों बातों को एक साथ मिलाया, तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब फिजिक्स में जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो राइट साइड में इक्वल टू के बाद राइट साइड में एक कांस्टेंट को लिखा जाता है। तो F बराबर में लिखेंगे, यहाँ एक कांस्टेंट हम K सपोज कर लेते हैं, स्मॉल k, और यहाँ पर Q1 और ये Q2 है, और नीचे रहेगा R स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ये हुआ फोर्स अपना। ठीक,
फोर्स के लिए, जहाँ पर ये जो k है, k की वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, इसकी यूनिट भी लिख सकते हो आप। इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, एक नई चीज़ हमने लिखा है एप्सिलॉन नॉट। इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। परमिटिविटी से मतलब आपको समझ में आ रहा है कि परमिशन देने का जो एक्सटेंट है, कितना परमिशन कोई मटेरियल दे रहा है, तो वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। मतलब ये मटेरियल, इनके बीच में जो मटेरियल है ना, इन दोनों फोर्स के बीच में जो मीडियम है उस पर ये डिपेंड करता है, उसी की परमिटिविटी होती है। ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। अगर इसके बीच में मीडियम कुछ अलग रखा जाएगा तो वहाँ पर अलग परमिटिविटी होगी, जिसे एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉट नहीं लगाएंगे। नॉट सिर्फ होता क्या है, फ्री स्पेस के लिए जो परमिटिविटी है उसके लिए। बाकी ये जो एप्सिलॉन लिखा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर इसके अलावा कुछ और मीडियम हमने ले लिया है तो वहाँ पर एप्सिलॉन होगा। ठीक है, और वैल्यू जो फोर्स की है वो थोड़ा बहुत घट या बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मीडियम बदलेगा, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है ये फोर्स, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं आप, k है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट k है, और k डिपेंड कर रहा है इस एप्सिलॉन नॉट पर। तो इस तरीके से कूलम्स ने दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए ये फार्मूला डिराइव किया, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये दोनों चार्जेस हैं, इनके मल्टीप्लिकेशन है, अपॉन में इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करके नीचे डिनोमिनेटर में लिखा गया है। ये फोर्स हो गया। ये जो फोर्स है, ये अगर सपोज दैट दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये वाला चार्ज इस चार्ज पर, पहले वाले पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, ये F12 है। सपोज दैट ये F12 ही हम लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब दूसरे चार्ज की वजह से पहले चार्ज पर लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स है वो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया। अगर यही दूसरे वाले चार्ज पर पहले चार्ज की वजह से फोर्स लिखना हो तो F21, इसको भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्जेज है Q1 Q2 लिखा जाएगा, अपॉन में डिस्टेंस वही रहेगी r²। ये चीज़ है। लेकिन देखें ये जो डायरेक्शन है इसकी, इस वाली फोर्स की डायरेक्शन की अपोजिट है। मतलब यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ हल्का सा माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ माइनस लगाएं, क्योंकि अब अगर हमने इसको पॉजिटिव, इधर की तरफ पॉजिटिव लिया है, ये वाला नेगेटिव लेंगे। मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक फोर्स पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव होगा। अब देखा जाए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। यहाँ देखें मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का सेम है, चाहे सेकेंड चार्ज की वजह से पहले वाले चार्ज पर, चाहे पहले चार्ज की वजह से दूसरे वाले चार्ज पर, मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ साइन अलग अलग है। मतलब यहाँ क्या मैटर है कि 1F12 = -F21। ठीक है, यानी कि पहले चार्ज पर लगने वाला फोर्स दूसरे की वजह से बराबर में माइनस ऑफ दूसरे चार्ज पर लगने वाला फोर्स पहले की वजह से। दोनों में अपोजिट रिलेशन है, मैग्नीट्यूड सेम है। इससे ये पता चलता है, इससे एक बात यहाँ से क्लियर होती है कि ये जो एक चार्ज पहले पर जो एक्शन कर रहा है, पहला चार्ज भी दूसरे पर उतना ही रिएक्शन कर रहा है। मतलब जो एक्शन रिएक्शन का जो थर्ड रूल है, एक्शन रिएक्शन का जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, वो भी यहाँ पर वेरीफाई होता है कि अगर चार्ज, ये वाला चार्ज इस पर इतना फोर्स लगा रहा है तो ये चार्ज भी दूसरे वाले चार्ज पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। एक्शन रिएक्शन का जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल या लॉ ऑफ न्यूटन, यहाँ से वेरीफाई होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ भी यहाँ से वेरीफाई होता है। दूसरी बात ये है, ये जो फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स इनको कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स इनको कहा जाता है। ये सेंट्रल टाइप के फोर्स हैं। क्यों? क्योंकि दो जो चार्जेज हैं, ये जो फोर्स लगता है इन चार्जेस के सेंटर से जाते हुए लगता है। मतलब ये जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, वो दोनों चार्ज के सेंटर से पास करता है। मतलब ये जो इतना बड़ा चार्ज है, अगर हमने छोटा लिया है, बड़ा स्फेयर लिया होता तो जो फोर्स लगेगा बिल्कुल सेंटर पर लगेगा। इस वजह से इसको कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस।
ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, और इस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है। दो बातें यहाँ से क्लियर हैं, ठीक है। अब देखा जाए कि जो कूलम्स लॉ हैं उनके कुछ लिमिटेशंस हैं, कि हर जगह हम कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लिमिटेशंस में पहली बात क्या है, तो पहली जो लिमिटेशन है कूलम्स लॉ की लिमिटेशन ये है, दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियर साइज से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, उससे बड़ी होनी चाहिए, उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर न्यूक्लियर साइज की डिस्टेंस पर, जैसे मान लें न्यूक्लियर की साइज़ जो होती है, न्यूक्लियस की जो साइज़ होती है, न्यूक्लियस साइज़ वो होती है 10⁻15 मीटर, इतनी। तो इससे बड़ी होनी चाहिए। जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, जो सेपरेशन इन दोनों चार्जेस के बीच में है, वो इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो चार्जेस हैं इनके बीच की डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस साइज से बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जब इससे छोटी हो जाएगा, न्यूक्लियस के साइज से भी छोटी हो जाएगी, तो उस समय न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगेगा, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगेगा, और इस वजह से न्यूक्लियर फोर्स काम लगेगा तो वो जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो पहली लिमिटेशन ये है। दूसरी लिमिटेशन ये है कि ये जो वैलिड होता है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अगर जो चार्जेस हैं वो पॉइंट के साइज़ के हैं तभी वैलिड होगा कूलम्स लॉ, उसके अदरवाइज ये वैलिड नहीं होता है। थर्ड जो लिमिटेशन है, दो चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ अब तभी अप्लाई कर पाएंगे जब जो है दोनों चार्जेस रेस्ट में हो, ठीक है, रेस्ट में हो, चार्जेस एट रेस्ट, सिर्फ तभी अप्लाई कर पाएंगे। अगर चार्जेस रेस्ट में हैं तब, और चार्जेस जो है पॉइंट चार्जेस हैं, बहुत ही स्मॉल साइज़ है, उनका साइज़ बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल साइज़ के जो चार्जेस हैं उनके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। और तीसरा क्या है कि अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस न्यूक्लियर वाली साइज से बड़ी होनी चाहिए, उससे छोटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज न्यूक्लियर फोर्स काम करना शुरू कर देगा, और उस समय जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, और उसके आगे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो काफ़ी छोटा होता है। तो ये हुई लिमिटेशंस। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इस पर। कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, कि दो चार्जेस हैं हमारे पास, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस। हमने लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए 2 पॉइंट चार्जेस लिया है, चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड, और इक्वल लिख लेते हैं, सिमिलर लिख लेते हैं। सिमिलर का मतलब ये हो गया कि भैया ये दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁻⁻10 कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन दीज 2 पॉइंट चार्जेस। ये जो दोनों पॉइंट चार्जेस हैं इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका कैलकुलेशन करना है। जबकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड दिया गया है, ये भी दिया गया है कि दोनों चार्जेस सिमिलर हैं, दोनों लाइक चार्जेस हैं, या तो दोनों नेगेटिव हैं या फिर दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। इसका सिमिलर चार्ज का मतलब यही हुआ। तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड दिया गया है, ये दिया गया है Q, तो Q1 और Q2 ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस भी गिवन है, ये R की वैल्यू है, और हमें फोर्स पता करना है। तो हमें ये पता है कि हमारे पास कूलम्स के लॉ से फॉर्मूला है हमारे पास, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स 1/4πε0, और उसके बाद इधर रहता है Q1 Q2 ऊपर में, और नीचे R² हो जाता है। वैल्यू रखते हैं राइट साइड में। ये वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और Q1 की वैल्यू है 5 × 10⁻−10, और उसके बाद Q2 भी उतना ही है। तो क्यों ना हम इसको स्क्वायर कर दें, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 10⁻10 का स्क्वायर करेंगे तो -20 आ जाएगा।
आर की जगह पर वैल्यू रखेंगे 5 इंटू, उसके बाद क्या है, ये एगस्टाम में है, इसको मीटर में बदलेंगे तो इतना हो जाएगा। इसका भी जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 25, ठीक है, ये भी 25 हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा ऊपर नीचे कट जाएगा। 9 इंटू 10⁻9 जो है ये इतना न्यूटन ये आएगा, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इतना आएगा, ठीक है। तो फोर्स जो आया वो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन का आया, बहुत बड़ा फोर्स आया है, जबकि सेपरेशन बहुत कम दिखाई दे रही है, 5 एगस्टाम दिखाई दे रही है ना, ठीक है। अगर इससे भी छोटी हो जाती, अगर 10⁻−15 दे दिया होता, तब यहाँ ये इलेक्ट्रिकल फोर्स काम नहीं करता है, ठीक है। अगर ये R जो है 10⁻−15 दे देता, ठीक है, तो ये न्यूक्लियर साइज हो जाता, और न्यूक्लियर के साइज पे क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वहाँ पर उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, वहाँ पर उसका कैलकुलेशन करना मतलब समझ लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है जिसमें हम थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, टू पॉइंट चार्जेस प्लस 9 क्यू कर लेते हैं, प्लस 9Q एंड प्लस Q आर separated बाई डिस्टेंस A, ठीक है, ये डिस्टेंस पर ये सेपरेटेड है। What should be the position of a third point charge Q on the line joining these two charges so that they all are in equilibrium। ये तीनों जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए, रहें इक्विलिब्रियम में, ये दोनों जो है कहीं खिसके नहीं। इसके लिए क्या पोजीशन होनी चाहिए, एक तीसरे चार्ज की जिसकी वैल्यू कैपिटल Q है, और जो पहले चार्ज है, पहला Q1 है वो इतना है, और Q2 उसका टू इतना दिया गया है। इन दोनों के बीच की सेपरेशन भी A दी गई है, और पूछा जा रहा है कि तीसरे चार्ज कैपिटल Q को उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहाँ रखा जाए कि ये तीनों जो चार्जेस हैं वो इक्विलिब्रियम में रहें। तो सबसे पहले हम यहाँ एक फिगर बना लेंगे जहाँ पर इन दोनों के Q1 लिखेंगे। Q1 इक्वल्स टू है कितना, 9Q है। Q2 इक्वल्स टू कितना है, ये सिर्फ Q है, दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दी गई है, कितना है, A है। ऐसे हम मेज़र कर लेंगे। उसके बाद तीसरे चार्ज को हम यहाँ इसी लाइन पर रखेंगे, लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट चार्जेस। तो लाइन को ज्वाइन कर दिया हमने, इसी पॉइंट पर, इसी लाइन पर वो चार्ज रखा जा रहा है कैपिटल Q। सपोज दैट हमने यहाँ Q यहाँ पर रख दिया है, Q यहाँ पर रखा है, और ये Q1 से सपोज दैट x डिस्टेंस पर है। अब यही हम Q1 से x डिस्टेंस निकाल लेंगे कि x की वैल्यू क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर Q1 के रेस्पेक्ट में ये जो नया चार्ज है कैपिटल Q, इसकी पोजीशन क्या है। तो हम यहाँ पोजीशन बता पाएंगे कि इसकी आखिर पोजीशन क्या है। ये वैल्यू जो बाकी बच रही है, टोटल A है, यहाँ तक x है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, A माइनस x हो जाएगी, नो डाउट इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कैपिटल Q पर लगने वाला फोर्स इन दोनों की वजह से, इसको भी हमने पॉजिटिव ही लिया है, तो कैपिटल Q पर ये जो पहला चार्ज है Q1, ये कितना फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा हम कूलम्स लॉ से निकाल लेंगे। ये जो फोर्स है वो ये वाला होगा, मतलब इस पर लगने वाला फोर्स पहले चार्ज की वजह से, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और उसका क्या होगा भाई, उसका डायरेक्शन ये होगा, और F कह दें कि दूसरे चार्ज की वजह से, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू आ गई। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए, क्योंकि दोनों अपोजिट जा रहे हैं,
अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो अपोजिट जा रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और उस केस में क्या होगा, ये तीनों जो चार्जेस हैं वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होंगे। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करके हम और कूलम्स लॉ को अप्लाई करके, कूलम्स का जो फॉर्मूला है फोर्स के लिए वो अप्लाई करके हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये जो कैपिटल क्यू रखा गया है इन दोनों के बीच में वो पहले वाला चार्ज से कितनी दूरी पर रखा गया, कितनी डिस्टेंस पर रखा गया। तो हम क्या करेंगे, F1 बराबर F2 कर लेंगे। यहाँ F1 की वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0। चार्ज क्या रहेगा, चार्ज हमारे पास ये Q1 और Q रहेगा, ठीक है, Q1 और उसके बाद कैपिटल Q रहेगा। अपॉन में डिस्टेंस देखा जाए, x है, x का स्क्वायर कर दिया जाएगा। 1/4πε0 दूसरे के लिए भी। उसके बाद F2 में क्या करना है, हमें ये दोनों चार्ज लेने हैं Q और Q2, ठीक है, यानी कि कैपिटल Q और Q2, ठीक है। अपॉन में डिस्टेंस कितना है, a माइनस एक्स बचा हुआ था जो, उसका स्क्वायर कर देंगे हम। अब देखें Q और Q तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस Q1 की जगह पर 9Q रख देते हैं, 9Q, और यहाँ Q2 की जगह पर सिर्फ Q है, तो ये Q और Q ये भी कट जाएगा। सिर्फ इधर 9 बचा है और ये 1/4πε0 इससे भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा है और यहाँ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचा हुआ है नीचे साइड में। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 के साथ, 9a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर कुछ बचा नहीं, 1 बचा हुआ है। अब क्या करें, ये देख रहे हैं कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है और दोनों साइड स्क्वायर लगे हुए हैं, तो दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर रूट में ले लेते हैं। स्क्वायर रूट में लेने के बाद ये हो जाएगा 3 और a माइनस एक्स, ठीक है। दूसरी साइड में प्लस माइनस एक्स आएगा, ठीक है। प्लस माइनस एक्स इसलिए किया क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ऐसा वैल्यू आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ें, थोड़ा सा और आगे बढ़ें, और यहाँ क्या करेंगे, एक बार प्लस लेकर के और एक बार माइनस लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि 3a माइनस एक्स बराबर में सिर्फ x लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दें इस दोनों में, तो 3a माइनस में 3x बराबर में x होगा। इसको इधर साइड लेकर के जाएँ तो 4x हो जाएगा और इधर 3a आ गया। x की वैल्यू कितनी आई है, 3a और अपॉन में 4 आई है, 3a अपॉन में 4, ये a है, 9 नहीं है, ये a है, ठीक है। तो 3a अपॉन 4 आई है। दूसरी अगर वैल्यू हम यहाँ पर माइनस लेते हैं तो देखा जाए यही जो है 3a माइनस एक्स और बराबर में इधर माइनस एक्स होगा, और 3a माइनस में 3x और बराबर में माइनस एक्स। अगर हम इसको इधर साइड लेकर के जाएँ तो इसमें से ये घट जाएगा, ठीक है। इसमें से क्या घट जाएगा, ये तो 3a इधर जा करके प्लस 3x हो जाएगा और उसमें से x घटेगा तो 2x आएगा, और इधर 3a है ही, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 3a अपॉन में 2 आएगी, यानी दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, एक तो ये, एक तो ये, यानी कि 2 पॉइंट मिलेगा हमें जो इस Q1 चार्ज से अगर 3a/4 की डिस्टेंस पर रखा जा रहा है कैपिटल Q को, तब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे, या फिर 3a/2 की डिस्टेंस पर अगर रखा जा रहा है तब ये तीनों जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होंगे। तो ये हमने जो है पूरा कूलम्स लॉ को समझा, कूलम्स लॉ कैसे डिराइव होता है ये समझा हमने, और उसके बाद कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस भी हमने जो है यहाँ पर जाना, और बाकी उसकी जो खास बात थी कि भाई ये सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, और तो ये भी हमने देखा, और ये भी देखा कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ को कैसे ये वेरीफाई कर रहा है कूलम्स का लॉ। और लिमिटेशंस में हमने ये देखा कि लिमिटेशन में मतलब जो चार्जेस हैं पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, और वो जो पॉइंट चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए, और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो न्यूक्लियर साइज से ज़्यादा होनी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी जो है ये जो कूलम्स का फोर्स है वो काम करेगा। अदरवाइज इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो वहाँ पर वो काम नहीं करेगा। तो लिमिटेशंस हमने देखा, कुछ क्वेश्चंस भी हमने करके देखे। एक सिंपल क्वेश्चन था कि भाई दोनों चार्ज अगर कुछ सेपरेशन पर रखे गए, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होगा, हमने निकाला। और ये दूसरा क्वेश्चन जो था थोड़ा सा अलग था, इसमें क्या था कि इक्विलिब्रियम का हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना था। दो चार्जेस हमारे पास थे, उनके बीच में एक चार्ज कह रहा था कि कहाँ रख दें, किस पोजीशन पर रख दें कि ये तीनों जो चार्जेस हैं वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहें, कंडीशन में रहें, मतलब ये तीनों जो है खिसके नहीं, इधर उधर ना खसके, मतलब कोई जो है किसी के ऊपर दूसरा इतना फोर्स ना लगा दे कि वो यहाँ से भाग जाए, ठीक है।
तो इस वजह से यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ 2 वैल्यूज़ आई, तो 2 वैल्यूज़ यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, दोनों नेगेटिव नहीं आई हैं। अगर नेगेटिव आती तो प्रॉब्लम होती, लेकिन दोनों पॉजिटिव आई हैं, तो दोनों वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्टेबल हैं, दोनों यहाँ पर सही हैं। तो 2 आंसर इसके होंगे 3a/4, 3a/2। यहाँ से Q1 के रेस्पेक्ट में, यानी Q1 से इतनी डिस्टेंस और इसी Q1 से इतनी डिस्टेंस हम चाहते तो यहाँ से भी x सपोज कर लेते थे, Q2 के रेस्पेक्ट में यहाँ से x सपोज करते तो ये वाली डिस्टेंस a - x हो जाती, बात वही होती। आप जो है क्या रेफरेंस सिर्फ बदलते, आंसर जो है वो सेम ही आता। आंसर सेम नहीं आता, लेकिन क्या है कि अब जो आंसर आता है दूसरे केस में, जब हम Q2 से x सपोज करते बाकी ये डिस्टेंस a - x हो जाती है, तो जो आंसर आता है वो Q2 के रेस्पेक्ट में आता है कि Q2 से इतनी डिस्टेंस पर उस कैपिटल Q को रखा जाएगा, जहाँ पर रखने के बाद ये तीनों जो चार्जेस हैं वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन कूलम्स लॉ का, और आई होप कि आप सबको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया।